नाज़रीन कराम, क़िस्त का आगाज़ बुरसा के किले से होता है, जहां एक तुर्क गद्दार तकफ़ीरों को ओरहान के लश्कर की मालूमात दे रहा है। गद्दार तकफ़ीरों को बताता है कि उसे इसलिए भेजा गया है, इसलिए तो वो साबिर है। शायद वो बुरसा फ़तह नहीं कर पाया, मगर बुरसा के इर्द गिर्द जितने गांव थे वो सब फ़तह कर लिए गए। वो एक भी नहीं हारा। गर्दन पर भेड़िए की सांस महसूस करना कैसा होता है, मैंने वो दिन देखा। वो लुक़मा जो मेरे हल्क में समझा था, वो कैसे मेरे दांतों से छीन कर ले गया। इन मनहूस कानों से उसे खबर कैसे मिली, वो कैसे पर लगाकर उस मकाम तक पहुंचा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक शाहीन की तरह मेरे सिपाहियों पर झपटा। मुझे समझने का मौका भी ना मिला, जैसे उसका दिल अपने वालिद के दिल के साथ धड़क रहा हो, जैसे वो अपने भाई के साथ एक ही सांस ले रहा हो। उनकी तादाद कम थी, बचने का कोई इम्कान नहीं था, फिर भी उसने अपने वालिद और भाई को घात से निकाल लिया। उस दिन मैं समझ गया, ओरहान ही क़ाए कबीले की तकदीर है। ओरहान अपने दादा अर्तगरल या अपने वालिद उस्मान जैसा नहीं था, उसमें कुछ और ख़ास था। उसमें सल्जोकी सल्तनत की अक्ल, नफासत और सब्र था। क्या तुम यहाँ ओरहान की तारीफ कर रहे हो? तकफूर कहता है। इस पर तुर्क बोलता है, मैं वो मालूमात लाया हूं जो तुम्हें जंग जितवाएंगी। मैं जा रहा हूं। ओरहान जला या बदीर हमला करेगा। ऊपर से एक और तैगफूर उतर कर कहता है, ओरहान कब हमला करेगा, इसके जहन में क्या है? तुर्क कहता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तैगफूर कहता है, आपकी कीमती मालूमात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं बगदद सरदार। और वो थैली देते हुए कहता है, आपका रास्ता खुला। थैली पकड़कर वो बहुत शुक्रिया अदा करता है। अचानक दूसरा तैगफूर थैली उड़ा देता है उसके साथ। उसकी गर्दन काट दी जाती है और कहा जाता है, साफ करो इसे। तैगफूर हैरत से देखते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने? फलादियुस कहता है, मैं ऐसे गद्दारों की मदद से जंग नहीं जीतना चाहता जो अपनी कौम से गद्दारी करते हैं। जो हमारे साथ गद्दारी करेंगे, हम उन्हें भी इसी तरह निपटाएंगे। जो कुछ हमने उसे देना था ले लिया। तैगफूर उस बात में सर हिलाता है और उसे शाबाश देते हुए चला जाता है। बरसा के बाहर ओरहान साहब के खैमों में हक अल्लाह की सदा बुलंद हो रही थी। ओरहान घोड़े पर सवार खैमागाह में दाखिल होता है और अपने खैमे की तरफ बढ़ता है। कारखैल पूछता है, ओरहान साहब आप कहाँ थे? ओरहान कहता है, मैं अपने आप को सुन रहा था। खलील बोलता है, अरे छोड़ो इस बात को, फौरन आगे बढ़ें, हम बरसा फतह कर लेंगे। एक और सरदार गुस्से में कहता है, ओए तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। क्या कहते हो सरदार? किसी ने जवाब दिया, हम अंदर जाएंगे। और वो अंदर जाकर उसी तरफ चल पड़ता है। फिर वो कारा खलील से पूछता है, ये क्या हो रहा है? कारा खलील बताता है कि सरदारों के दरमियान सिपा सालारों और मुशावरती सरदारों में सख्त बहस छिड़ गई है। ओरहान कहता है, क्या तुम समझते हो कि असल जंग सिर्फ मैदान में होती है? असल जंग दोस्तों और मुशीरों के दरमियान छिड़ती है। ओरहान कहता है, इस मजलिस में मुझे बताओ कि फसील फलांगना मुश्किल है या अपने वालिद की इज्जत बचाना? खलील जवाब देता है, यही आपका इम्तहान है मेरे सरदार। इसी दौरान ओरहान के खुफिया सिपाही ने चुपके से कबूतर को एक खत थमाकर रवाना किया और वो वहां से चला जाता है। सिपाही जल्दी से ओरहान को इत्ला पहुंचाते हैं। सरदारों की बहस जारी है। इर्द गिर्द आवाजें गूंज रही हैं। ए सरदार, राशन की फराहमी कम हो रही है। एक सरदार गुस्से से कहता है, दुमरल, 9 साल से तुम्हारा पेट कौन भर रहा है? एक और सरदार आगे बढ़कर जवाब देता है, क्या तुम्हें ये बात बुरी लगती है कि 9 साल से हम अपनी जान हथेली पर रखकर अपने बीवी बच्चों और घरों से दूर अपने सिपाहियों को एक एक लुकमा फराहम कर रहे हैं? हाँ, तुम आपस में गपशप कर सकते हो, लेकिन ये कैसी बदतमीजी है? ये कैसी बातें हैं, ए उस्मान के मशीर? स्याह कपड़ों में मलबूस एक सिपाही आगे बढ़ता है और कहता है, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं अब्दुल्ला सरकार। जब बहस शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो ओरहान खैमे से निकलकर उनकी तरफ बढ़ता है। ओरहान के आते ही एक सिपाही बुलंद आवाज में कहता है, होशियार। सब सरदार अपनी जगह पीछे हट जाते हैं। वो तीखी नजरों से ओरहान की तरफ देखते हैं। ओरहान खामोशी से सबको देखता है और फिर कहता है, माफ करना, मुझे माफ करना। तुर्गत अल्ब, बामसी बारिक और अब्दुर्रहमान गाजी और मेरे दादा अर्तगुल गाजी, मैं इन सब की कसम खाकर कहता हूं कि हमें अपने हुकूक से ज्यादा अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। हमने गनीमतें हासिल की, जंगें लड़ी, फुतूहात जीती, खिलाफत की खिदमत की, लेकिन हम अपने भाईचारे को भूल गए।
हमने अपना फलसफा, अपना मकसद, अपना वकार खो दिया। तमाम सरदार एक साथ बोल उठते हैं, माफ़ी हो, माफ़ी हो। ओरहान कहता है, मुझसे नहीं बल्कि शहदा और गाजियों से माफ़ी मांगो। गाजियों के सरदार उस्मान सरदार से माफ़ी मांगो। अब्दुल्ला सरदार झुककर कहता है, लेकिन क्या शहदा और गाजी तुम्हें माफ़ कर सकेंगे? ओरहान आहिस्ता मगर पुरअज़्म लहजे में कहता है, उनकी खातिर हमारी गर्दनें तलवार की धार से भी ज़्यादा नाजुक हैं। लेकिन सोचो, हमारा गुनाह क्या है, हमारी खता क्या है? फिर वो ज़ोर से कहता है, लश्कर थक चुका है, रगें कमान की मानिंद तन चुकी हैं। अगर सब्र एक पत्थर होता तो अब तक वो भी टूट चुका होता। हम बुरसा का 9 साल से मुहासरा किए हुए हैं, उसके आसपास के तमाम किले गिरा दिए, लेकिन अब भी मुहासरा जारी है। वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, ऐ सरदारों, हम पत्थर पर पत्थर और बदन पर सर बाकी क्यों रहने देते हैं? देखो, तुम्हारा लश्कर भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे को खा रहा है। ओरहान एक लम्हा खामोश रहता है, फिर पुरअज़्म लहजे में ऐलान करता है, आज रात बुरसा के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाएंगे। सब सरदार हैरान हो जाते हैं। एक सरदार चौंक कर कहता है, क्या आज रात? ये आज रात की बात कहाँ से आ गई? ओरहान पुरअज़्म निगाहों से कहता है, आज रात हम मगरबी दरवाजे से दाखिल होंगे। इस पर सरदार एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हैरत, खौफ और जोश सबके चेहरों पर साफ नजर आता है। सरदार हैरत से बोल उठा, हमें ये बात क्यों नहीं बताई गई? हम यहाँ बेकार बैठे रहे। ओरहान ने पुरसुकून अंदाज में कहा, आपके वालिद के दोस्त शाहीन सरदार और उन लोगों ने यही कहा था, यही उनके दिल में था। बुरान सरदार ने भी, जैसे कि मैं अंदर जाकर कहा था, अल्लाह के हुक्म से आज रात वो हमारे लिए दरवाजे खोल देंगे, तब सबको सुकून मिलेगा। कुछ लोग बोले, सरदार आप कामयाब ना हुए तो क्या होगा? ओरहान ने कुरानी अल्फाज की तरह लहजे में जवाब दिया, मेरे दादा, मेरे वालिद कहते थे, जिद्दोजहद हमारी तरफ से और फतह अल्लाह की तरफ से। सब ने कहा ये बात दुरुस्त है और तैयारियां शुरू करने का हुक्म जारी हुआ। सब ने एक ज़बान होकर नारे बुलंद किए, या शहीद या गाजी। सरदार मुतमईन न हो सका और कहा, इंशाअल्लाह तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर ओरहान खलील की तरफ देखकर बोला, कारा खलील, हम अकेले अबूर करके अपना परचम लहरा देंगे। ओरहान ने आगे मंसूबा वाज़ेह किया, सबसे पहला काम ये होगा कि बाकायदा पोस्टिंग की जाए। हम एक नई तंजीम बनाएंगे, सरदारों को हम सख्ती से दबाएंगे, ना ज़्यादा बल्कि उन्हें वाज़ेह जिम्मेदारियां देंगे। उन्हें रियासत की खिदमत का पाबंद बनाएंगे, जंग और अमन दोनों में। इतना काम देंगे कि आपस में लड़ने का मौका ही न मिले। हम वजारतों का ओहदा कायम करेंगे। इस ऐलान पर खैमे में सर पकड़ने वाली खामोशी और फिर एक मुनज़्ज़म हलचल पैदा होती है। तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हम अपना सिक्का डालेंगे, हम ज़मीनें फ़तह करेंगे, हम तमाम मुसलमानों, गैर मुस्लिमों और बेहतर कौमों की एक मजबूत रियासत कायम करेंगे। इस पर खलील ने कहा, फिर मेरे सरदार, हम इंसानियत के लिए एक नए सूरज की मानिंद तुलू हो जाएंगे। ओरहान जवाब देता है, अगर हम अच्छी तंजीम साजी ना करें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। काई कबीले के सिपाही एक दूसरे के साथ मश्क कर रहे हैं। उस्मान सरदार अपने पोतों के साथ खड़े मश्क कर रहे हैं। ये नहीं देखो कि तुम कितने मरते हो, अहम यह है कि तुम कितने होशियार हो। एक शहजादे ने पूछा, अगर हमने बहुत मेहनत की तो क्या हम आपको शिकस्त दे सकते हैं दादा जान? उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, ज़रूर हरा सकते हो, मगर असल बात यह नहीं कि हम एक दूसरे को हराएं, बल्कि अहम यह है कि हम मुत्तहद होकर दुश्मन को हरा दें, जैसा कि मेरे वालिद और अलाउद्दीन चचा ने सिखाया। शहजादे बाल बाल मुसर्रत से बोलें, मेरे पोतों को देखकर खुशी होती है, शुक्र है मेरे रब का जिसने ये दिन दिखाया। उस्मान सरदार ने फिर जवानों को तरबियत के लिए हुक्म दिया। वो अपनी टांग उठाते हैं, अचानक उनके चेहरे पर दर्द का इशारा नमूदार होता है और टांग में इकट्ठा दर्द महसूस होता है। फिर उन्होंने तलवार थमा दी और खैमे की तरफ बढ़ते हैं। उनकी मुलाजमा फौरन उनकी मदद को आगे बढ़ीं। उस्मान सरदार खामोशी से आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, बुरसा, एक सांस जितना करीब और जिंदगी जितनी दूर। इसी दौरान जरकुताई खबर लाता है। वो तेजी से खैमे में दाखिल होता है और कहता है, सरदार, इत्तला मिली है कि ओरहान आज रात हमला करने वाला है। ये सुनते ही उस्मान और बाला के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। उस्मान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा शेर, बोरान, यानी वो कामयाब हो गया। जरकुताई भी मुस्कुराता है और कहता है, जी सरदार, निशान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उस्मान बोलते हैं, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उसके साथ हैं, लेकिन याद रखो, बाप से इजाज़त मांगना एक बात है और सरदारों की तारीफ हासिल करना दूसरी बात। अगर वो बुरसा को अपने वादे के मुताबिक जलाए बगैर, तबाह किए बगैर फतह करने में कामयाब हो गया तो ठीक है, मगर अगर नहीं,
عثمان خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں ہیں۔ منظر برسا کا مغربی دروازہ، رات۔ اورحان کے سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ قلعے کے اندر بوران اور اس کے ساتھی دشمن سپاہیوں پر اچانک حملہ کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالتے ہیں اور آخرکار دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی ایک تیز تیر بوران کے سینے میں آ لگتا ہے۔ اورحان فوراً للکارتا ہے، اللہ اکبر، آگے بڑھو۔ وہ اپنے دستے کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تلواروں کی ٹکر، نعرے اور آگ کے شعلے فضا میں بلند ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے دشمن سپاہی چارکول یعنی جلتا کوئلہ نیچے پھینکنے لگتے ہیں۔ دھواں، چیخیں اور جنگ کی آگ ہر سمت پھیل جاتی ہے۔ سپاہیوں کے درمیان شدید گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ تلواروں کی جھنکار، نعرے اور آگ کی لپٹوں سے فضا گونج رہی ہے۔ بوران سردار زخمی حالت میں بھی بہادری سے لڑتے رہتے ہیں، لیکن دشمن انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ مزید زخمی ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی تلوار نہیں چھوڑتے۔ اسی دوران اورحان اپنے دستے کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچتا ہے، دروازہ دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ اورحان چونک کر پیچھے مڑتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے آثار نمایاں ہیں۔ ایک سپاہی اونچی آواز میں چیختا ہے، اورحان سردار، یہاں گھات لگائی گئی ہے۔ اسی لمحے علاؤالدین دور سے چیختا ہے، بھائی! اور قلعے کے برجوں پر دشمن آگ کے گولے برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر طرف شعلے، چیخیں اور دھواں پھیل جاتا ہے۔ کیا اورحان اور اس کے سپاہی اس قید سے نکل پائیں گے؟ کیا بوران سردار زندہ بچ سکیں گے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اگلی قسط، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔